हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के कारण हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे और इसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति के बहुत से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारण थे। और इसमें हम लोग राजनीतिक कारणों के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि 1589 में फ्रांस में हेनरी फोर्थ ने बुर्बो वंश की स्थापना की थी और बुर्बो वंश के शासकों ने लगभग 200 साल तक फ्रांस पर शासन किया। इनके जो प्रमुख शासक थे उनके कार्य प्रणाली मैंने आपको बताई थी, जैसे लुई 14वें की, लुई 13वां, लुई 14वां, 15वां, और हम बात कर रहे थे लुई 16वें की। लुई 16वां जो था ये फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक होता था और बहुत ही अयोग्य था। इसमें दूरदर्शिता का अभाव था, कुशाग्र बुद्धि इसमें नहीं थी और न ही वो दृढ़ निश्चयी था। वो अपनी सुंदर पत्नी मैरी एंटोइनेट के प्रभाव में था। उसे तो बस खाना खाने और ताले चाबी बनाने का शौक था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग लॉक एंड की एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। सारा दिन खाता रहता था और प्रत्येक कार्य में अपनी पत्नी की सलाह देता था। मतलब उसकी पत्नी का शासन में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। हर एक कार्य में वो पत्नी की सलाह लिया करता था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैरी एंटोइनेट कभी उसे सलाह नहीं देती थी और सलाह देती थी तो वो गलत होती थी। तो आप ये देखिए कि सम्राट की कार्य प्रणाली को ऐसा दूषित कर दिया कि वो बदनाम हो गया था। लुई 16वें ने लुई 15वें द्वारा बर्खास्त की गई पेरिस की पार्लिमा को पुनः स्थापित कर दिया था, जिसके कारण सम्राट और मंत्रियों में झगड़े फिर से आरंभ हो गए थे और पार्लिमा ने वित्त मंत्रियों की आर्थिक सुधारों का विरोध किया। जो वित्त मंत्री थे उस समय, उनके आर्थिक सुधार जो उन्होंने किए थे उसका विरोध किया पेरिस की पार्लिमा ने, और इसका जो है ना फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लुई 16वां जो है, मैंने आपको बताया कि दृढ़ निश्चय नहीं था। फ्रांस के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए बार बार वित्त मंत्री वो बदलता रहा, कभी तुर्गो, कभी कैलोन, कभी कोई। और साथ ही साथ उसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के खिलाफ फ्रांस की सेना भेजी। देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस में प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी और आप जानते हैं कि अमेरिका जो है एक समय इंग्लैंड के अधीन था। तो अमेरिका की मदद के लिए, यानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उसने इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांसीसी सेना भेजी, जिससे आम जनता उसके खिलाफ हो गई कि घर में तो खाने को है नहीं और सेना जो है विदेशों की सहायता करने के लिए भेजी जा रही है। तो इस प्रकार लुई 16वें की जो अयोग्यता थी वो फ्रांस के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। अगला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैरी एंटोइनेट का दूषित प्रभाव, ईवल इन्फ्लुएंस ऑफ मैरी एंटोइनेट। अब ये मैरी एंटोइनेट, ये तो आप जान ही गए कि ये लुई 16वें की पत्नी थी, लेकिन 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है मैरी एंटोइनेट थी। निसंदेह वो एक बहुत ही खूबसूरत, एक अद्भुत साहस वाली महिला थी, लेकिन उसमें भी बुद्धि और दूरदर्शिता का अभाव था। शी वॉज नॉट ब्यूटी विद ब्रेन्स। खूबसूरत थी लेकिन अक्लमंद नहीं थी। कौन थी वैसे वो? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की जो महारानी थी
मैरिया थेरेसा, उसकी पुत्री थी और उसका विवाह 1756 में लुई 16वें के साथ हुआ था, जब 1756 में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में एक संधि हुई थी। उसके फलस्वरूप ऑस्ट्रिया की राजकुमारी फ्रांस के राजकुमार से उसका विवाह हुआ था। वो अपने व्यवहार का, अपने आचार का कोई ख्याल नहीं रखती थी। शी वॉज अ वेरी बोल्ड लेडी, मतलब बोल्ड इन द सेंस के कुलीनों के साथ जुआ खेलना और अपने कृपा पात्रों, अपने स्नेह पात्रों पर पैसा लुटा देना। उसे राजा से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। वो राजा के भारी भरकम शरीर से नफरत किया करती थी और इतना ज़्यादा खर्च करती थी। शी वॉज सो स्पेंडथ्रिफ्ट, फिजूल खर्ची इतनी ज़्यादा करती थी कि उसको फ्रांस के लोग श्रीमती घाटा के नाम से जानते थे। मैडम डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। श्रीमती घाटा के नाम से उसको पुकारा जाता था। उसने सम्राट को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था। द एम्परर वॉज मियर पपेट इन द हैंड्स ऑफ मैरी एंटोइनेट। वैसे मैं आपको एक बार और बात बताऊं कि ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस के रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए भी लोग उससे घृणा करते थे कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। संधि भले ही हो गई थी, लेकिन ऑस्ट्रिया और फ्रांस के रिलेशंस जो है अच्छे नहीं थे। एक विचारक था फ्रांस का जिसका नाम था मिराबो। मिराबो कहता था कि सम्राट के इर्द गिर्द केवल एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति है उसकी पत्नी, हिज वाइफ। मैरी एंटोइनेट जो है प्रशासनिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया करती थी। कई बार तो वो सम्राट को गलत कार्य करने के लिए भी मजबूर कर देती थी। बहुत से योग्य मंत्री, खासकर वित्त मंत्री तुर्गो नेकर, उनको भी पद से हटवा दिया था मैरी एंटोइनेट ने। तो इस कारण वो फ्रांस में बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई थी। ये भी एक कारण बना फ्रांस की क्रांति का। इसके बाद अगला कारण हम कह सकते हैं दोषपूर्ण शासन प्रणाली। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें बहुत लैक्यूनास थे, बहुत कमियां थी और समय के साथ इसमें सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जब लुई 13वें की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात फ्रांस की शासन प्रणाली में बहुत से दोष उत्पन्न हो गए थे। जनता जो है चाहती थी राजनीतिक परिवर्तन हो, देयर शुड बी सम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। क्या क्या दोष थे? एक तो संवैधानिक संस्थाओं का अभाव था। आज देखिए, आज पार्लियामेंट जो है ये एक, अगर हम देखें अपने देश को, तो पार्लियामेंट जो होती है, संसद, वो एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और संसद में कौन होते हैं? सांसद। सांसद कहाँ से आते हैं? सांसदों को हम लोग चुनते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। लेकिन उस समय जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं थी, या लोकसभा की तरह कोई संस्था नहीं थी। हालांकि एक संस्था होती थी फ्रांस में जो कि इसी तरह की संवैधानिक संस्था थी जैसे हम लोकसभा की बात करते हैं, लेकिन वो मृतप्राय थी। यानी उसका नाम तो था लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा था उसमें, और उसका नाम था एस्टेट्स जनरल। जैसे संसद के अधिवेशन होता है, ऐसे ही स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1614 के पश्चात उस एस्टेट जनरल का एक भी अधिवेशन कॉल नहीं किया था, एक भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। फ्रांस के लोग तो अब भूल चुके थे कि ये होती क्या है। बहुत से लोगों की इच्छा थी कि ये जो एस्टेट्स जनरल है, ये जो संस्था है, इसको पुनर्जीवित किया जाए। हालांकि राजा ने अपनी सहायता के लिए कुछ सभाएं जो है रख रखी थी, लेकिन वो सभा जो थी वो केवल राजा के प्रति उत्तरदायी थी
और राजा की इच्छा पर ही निर्भर करती थी। जनता के प्रतिनिधि के रूप में उसका कोई योगदान नहीं था। तो देखिए, शासन प्रणाली में पहला दोष तो ये था कि संवैधानिक संस्थाओं का अभाव था। दूसरी बात यह कि जो शासन था दैट वाज टोटली डेस्पोटिक। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल निरंकुश था। बुर्बो वंश के शासक जो थे वो वंशानुगत थे, दे वर हेरिडिटरी, और दे बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, यानी स्वयं को वो ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे कि उनकी जो राजगद्दी है वो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ने उन्हें शासन करने के लिए भेजा है। तो वो किसी भी व्यक्ति को राजकीय पद प्रदान कर सकते थे, किसी को भी चाहे राजकीय पद से हटा सकते थे, अपनी मनमानी करते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो शाही खजाना था उस खजाने का प्रयोग भी वो अपनी इच्छा के अनुसार ही किया करते थे। ठीक है, जैसे उनकी इच्छा होती थी वैसे वो खर्च किया करते थे। और लुई 16वां ये भी कहता था कि मेरी इच्छा ही कानून है, माई विल इज द लॉ। जैसे कि लुई 14वां कहता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। तो राजा समझते थे कि उन्हें किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। फ्रांस में एस्टेट जनरल संस्था जरूर थी, लेकिन राजा की निरंकुशता पर वो रोक भी लगा सकती थी, लेकिन अभी तक तो वो केवल कागजों तक सीमित रह गई थी। इट वॉज ओनली कन्फाइंड टू पेपर्स। मतलब ये जो संस्था बना रखी थी, जैसे मैंने आपको बताया है, जो एस्टेट जनरल है, इसका कार्य ये था कि राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाना। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये तो मृत प्राय हो गई थी। तो धीरे धीरे जो है जनता का, फ्रांस की जनता का असंतोष बढ़ रहा था और वो इसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती थी। परेशानी ये थी, तो इसके कारण क्रांति हुई। फिर देखिए, शाही परिवार की फिजूल खर्ची जो अगला बहुत बड़ा कारण था। शान शौकत का बहुत जो है उस समय प्रचलन था। एक तो मैं आपको बताऊं कि लुई 14वां जो है ना, वो उसने शाही महल का निर्माण करवाया था पेरिस से लगभग 20 किलोमीटर दूर। उसका कारण ये था, दूर इसलिए कि वो नहीं चाहता था कि जनता उसके पास आए, जनता के सवालों से वो दुखी था। तो 20 किलोमीटर दूर एक उसने शाही राजमहल बनवाया। बहुत करोड़ों की लागत से वो शाही राजमहल का निर्माण हुआ। अब अगर फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर अगर वो है तो जनता उसके पास आएगी समस्या लेकर, वो समस्याएं नहीं सुनना चाहता था। तो इसलिए इतनी दूर जो है उसने शाही राजमहल का निर्माण करवाया। वर्से में एक पैलेस बनवाया, बहुत ही लैविश। आज भी आप उसे मतलब वी कैन सी दैट पैलेस। और आपने एक नाम भी सुना होगा, वर्से की संधि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो वहीं हुई थी। तो बहुत ही शानदार महल, बहुत शानो शौकत से रहते थे। हजारों की संख्या में मुलाजिम थे राजा के नौकर चाकर, पता नहीं क्या क्या लैविश उनका लाइफस्टाइल था। बहुत ही रंगो साज की चीज़ें जो है इस्तेमाल हुआ करती थी। अमोद प्रमोद के साधन थे। बहुत विलासी जीवन व्यतीत करता था। और मैरी एंटोइनेट तो पानी की तरह पैसा बहाया करती थी। तो शाही फिजूल खर्ची इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वर्साय को, शाही राजदरबार को राष्ट्र की कब्र कहा जाता था, टॉम्ब ऑफ द नेशन। राष्ट्र की कब्र के नाम से उसको जाना जाता था, शाही दरबार को, कि ये तो राष्ट्र की कब्र है। तो ये जो है अभी तक हमने प्रमुख कारण पढ़े, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।